हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रदरफोर्ड, जे थॉमसन और डाल्टन के मॉडल, एटॉमिक मॉडल, है ना। आज के वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो नील्स बोहर के पोस्टुलेट्स के ऊपर होने वाला है। या नील्स बोहर ने क्या क्या अवधारणाएं दी, हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर आज का लेक्चर। तो बच्चों, हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास जे थॉमसन ने या उसके पहले डाल्टन ने कुछ कहा, हमें एक छोटी सी चीज़ पता चली, फिर थॉमसन ने आके कुछ करेक्शंस किए तो और पता चला, फिर रदरफोर्ड ने कुछ कहानी को आगे बढ़ाया, तो हमें फाइनली एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि भैया जो एटम होगा वो पूरी तरह से हॉलो होगा, खाली होगा, अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव नेचर से चार्ज होगा और सारा के सारा मास कंसंट्रेटेड करेगा और रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ। तो ये कहानी अभी तक की हमें पता थी। अब यहाँ पर बच्चों एक बात है कि जैसे रदरफोर्ड ने एक कहानी और कही, ये डीमेरिट्स में काउंट कर सकते हैं रदरफोर्ड के। उन्होंने ये बोला कि यार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये उसका ऑर्बिट है और एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि ये कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट करेगा। मतलब ये अपने ही ऑर्बिट में घूमते टाइम पर क्या बाहर निकालेगा? रेडिएशन। अब जनरली हम ये देखें कि यार कोई अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वो रिवॉल्व किस वजह से कर रहा होगा? उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है, ये भी न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है और ये घूम रहा है। अब दोनों में से कोई भी एक फोर्स बढ़ जाए और एक कम हो जाए तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। अब जनरली कहानी हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि अगर ये कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा तो ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। एनर्जी को लूज कर रहा है तो फिर इसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा, फिर ये धीरे धीरे घूमते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, यानी कि जो एटम है वो वैनिश हो जाएगा। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत होता है। तो फिर उसके बाद नील्स बोहर आए। नील्स बोहर ने हमें ये बताया कि यार ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। हाँ जी, तो नील्स बोहर ने क्या कहा? नील्स बोहर ने ये कहा कि तीन पोस्टुलेट इन्होंने दिए। हम पहले पोस्टुलेट की बात करते हैं, है ना। पहला पोस्टुलेट इन्होंने कहा कि यार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कूलम्ब फोर्स लगेगा और वो कूलम्ब फोर्स उसको गोल गोल घुमाएगा, यानी कि सर्कल में घुमाएगा। इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स को डेवलप करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं नील्स बोहर के पोस्टुलेट की, पहला पोस्टुलेट था when electron revolve around the nucleus, then the attractive force, अब ये attractive force कौन सा है? कूलम्ब फोर्स। then the attractive force, the attractive electric force, electrostatic force develop centripetal force between them। तब होगा ये कि जब ये कहानी आएगी तो हमें पता चलेगा कि भैया यार एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। मान लो ये भी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रेडियस है वो r है या rn मान ली, कोई से भी नंबर का ऑर्बिट हो सकता है, ये vn मान लिया। इट मींस इनके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स which is equal to centripetal force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगा?
सेंट्रीपिटल फोर्स के। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द वैल्यू इज R। ओके, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन R। क्लियर है? तो ये नील्स बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे सामने आ गया, जो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो नील्स बोर ने हमें ये समझाया, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डेवलप करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। और वहां से एक इक्वेशन हमें समझ में आई, हमें दिखाई दी। ओके, नाउ नील्स बोर ने आगे कहा क्या कोई भी ऑर्बिट तभी पॉसिबल हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कोई भी ऑर्बिट तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट orbit is integral multiple of h/2π। क्लियर है? ये सेकंड पोस्टुलेट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो कोई भी ऑर्बिट तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr, तो यहां पर मैं n और यहां पर भी n लिख देता हूं, इज इक्वल टू किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। क्लियर है? सेकंड पोस्टुलेट नील्स बोर का सेकंड अवधारणा क्लियर है सभी को? तो पहले में हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। दूसरे में हमने देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h सभी को पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट। पॉज करके आप ये दोनों पोस्टुलेट लिख सकते हैं। फिर मैं तीसरे पर आ रहा हूं, फिर कुछ फार्मूले हम डिराइव करते हैं। ओके, चलिए, तो हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट है हाँ जी, तो हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट है कि अब जैसे रदरफोर्ड ने अभी कुछ देर पहले क्या बोला, मैंने रदरफोर्ड ने ये बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम पे एनर्जी को इमिट करेगा। बट नील्स बोर ने तीसरे पोस्टुलेट में इसको करेक्ट किया। उन्होंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो तब एनर्जी रिलीज करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit to lower orbit, जब वो बाहर वाली कक्षा से अपनी कक्षा में कूदेगा तब वो एनर्जी इमिट करेगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा? एंड द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस एंड E इज इक्वल टू h न्यू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये नील्स बोर के हमने तीन पोस्टुलेट देखे जिनकी हेल्प से अब कुछ फॉर्मूले हम निकालने वाले हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम यहाँ देख लेते कौन कौन से फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की हम डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दूसरा हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तीसरा
टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब अगर मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूं तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, यहां पर चौथा पॉइंट मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट। क्लियर है ना? पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? पांचवा पॉइंट, हम अगर करंट देखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस। और छठवा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखकर चलेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? अब बच्चों अगर इसको हिंदी में मैं बात करूं, जो हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, ये तो समझ में आई गया सभी को कि हम क्या निकाल रहे हैं। यहाँ से त्रिज्या, यहाँ से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का वेग, यहाँ से क्या निकालेंगे हम? आवर्तकाल या आवृत्ति। यहाँ से क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा अपनी कक्षा में तब उसके दौरान विद्युत धारा कितनी होगी। फिर हम चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। उसके बाद हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा डिस्कशन होने वाला है। हम इतने फॉर्मूले पे भी वर्कआउट करने वाले हैं। तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि यार भैया बोहर के 3 पोस्टुलेट क्या होता है, और उन पोस्टुलेट के बेसिस पर अब हम ये करने वाले हैं। क्लियर है? तो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ओके नाउ तो बच्चों, जैसा मैं पिछले वीडियो में बोल चुका और मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोल रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों कंफर्टेबल हैं वीडियो में, कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ मुझे कुछ वर्ड हिंदी में लिखने हैं, हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ जाएगी कहानी, कोई इशू नहीं। तो हिंदी वाले बच्चे भी इन वीडियोस को देखकर अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है रेडियस को लेकर, यानी कि त्रिज्या को। तो अगर मैं रेडियस की बात कर रहा हूं, मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने अभी 2 पोस्टुलेट यहां पर पढ़े। पहला पोस्टुलेट था mvr = nh/2। क्लियर है? दूसरा था mv² = 1/4πε0 q1 q2 r²। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे vn और rn लिख लेंगे। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? रेडियस। इट मींस मैं सेकंड पोस्टुलेट से वेलोसिटी निकालूंगा पहले। तो मैंने m और r को ट्रांसपोज कर लिया, nh/2πmrn। क्लियर है? एंड पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर दिस। क्लियर हो रही है बात सभी को? तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, हम वेलोसिटी का वैल्यू फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर रहे हैं। कहां से निकाला है वेलोसिटी का वैल्यू? सेकंड पोस्टुलेट से निकाला। ये सब आप लोगों के पास लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? है ना? तो हम यहां पर 2 मिनट बच्चों, हाँ, तो हम यहां पर बच्चों ये कर रहे हैं, तो मैं वही पुट करने वाला हूं। तो मैंने m v की जगह क्या आ जाएगा? nh/2πmr का होल स्क्वायर। अपॉन में r था तो वो r मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर है सभी को? आगे 1/4πε0
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। अब आप देखिए, अच्छा ये आर एन है ना। अब आप देखिए बच्चों, पहले हम होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। एम अपॉन आर एन ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई एम 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर को खत्म कर सकता हूँ, कर दिया। अब मेरे पास वो क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 और एक पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। चलिए कुछ और कैंसिल होता हुआ दिख रहा है बच्चों, तो अभी तक तो फील नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। एक चीज और कैंसिल हो रही है, एम कैंसिल हो रहा है ना। देखो एक एम से मैं एम कैंसिल कर सकता हूँ। अब मुझे आर एन का वैल्यू निकालना है, तो मैं आर एन को यहाँ ले जा रहा हूँ, बाकी सारी चीजों को इधर ले जा रहा हूँ। वो मैंने किया, आर एन को मैंने यहाँ लिखा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। और क्या क्या मिला ऊपर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया आपके पास जेड ई स्क्वायर पाई। क्लियर हूं मैं? तो ये रेडियस का फॉर्मूला मिल गया बच्चों, ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है। मानता हूं थोड़ा बड़ा फॉर्मूला, बट ये याद कर लेना। हालांकि इसको अभी अपन रिड्यूस करने वाले हैं, बट इसको भी हमें दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो n को मैं बाहर ले लूं और z को मैं बाहर ले लूं, है ना? गलत तो नहीं, सब सही कर रहा हूं मैं, ठीक। तो मेरे पास अंदर बचेगी कहानी h स्क्वायर की, एप्सिलॉन नॉट की, e स्क्वायर की और पाई की और n की, और ये सारे वैल्यूज हमें पता है। अगर मैं इन सारे वैल्यूज को रख दूं तो कहानी कुछ ऐसी आएगी। अच्छा ये इसको मैं आर नॉट मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, आर नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन z। क्लियर है? तो रेडियस का एक सिंपल सा फॉर्मूला मुझे ये मिला। अब जो आर नॉट है उसकी वैल्यू कितनी है मुझे, तो आर नॉट मतलब मैंने अगर ये सारे वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया तो ये मेरे पास निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होगी आर एन, वो कितनी हो जाएगी, वो आर नॉट के इक्वल हो जाएगी। इट मींस वो हो जाएगी 0.529। तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी निकल के आ रही है बच्चों। इसी तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिट की और भी निकाल सकते हैं। मान लो किसी ने हमें कहा कि नहीं नहीं हीलियम की निकालो सेकंड ऑर्बिट की, तो मैंने हीलियम के लिए क्या रखा, Z2 रख दिया, ऑर्बिट सेकंड रख दिया, और ये हम हीलियम एटम की निकालने वाले हैं। नाउ Rn इज इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है। अब n की जगह क्या रखा, 2 2 टू द 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो फाइनली आ गया कितना 2, यानी कि 0.529 इंटू 2। सॉल्व होके कितना आ गया, 9 2 18 1 कैरी, ये 5 10 कितना आ गया आपके पास बच्चों, 1.058 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिट की और किसी भी एटम के ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो ये हमने पहला पॉइंट देखा कि कैसे हम रेडियस को कैलकुलेट करें। पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लें। अभी हम आ रहे हैं इसके सेकंड वाले हिस्से पे, यानी कि हम वेलोसिटी वाले पार्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने जैसा बोला बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। रेडियस अभी आपने ये निकाला हुआ है, क्या निकाला आपने रेडियस, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई, जेड ई स्क्वायर पाई। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ वेलोसिटी। किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर वेलोसिटी कितनी होगी और कैसे फाइंड करें, है ना।
चलिए जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अभी अभी मैंने रेडियस का फार्मूला निकाला जो लिखा हुआ भी है वहां पर। इसको मैं अगर वापस से सेकंड पोस्टुलेट में रख दूं, याद है आपको पहले मैंने क्या किया, सेकंड पोस्टुलेट से वेलोसिटी निकाला था, फर्स्ट पोस्टुलेट में रखा था, रेडियस निकल गया। अब जो रेडियस निकला है इसको सेकंड पोस्टुलेट में रखूं। सेकंड पोस्टुलेट था क्या, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों हम, वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वेग बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेकंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल्स टू nh/2। मैंने वैल्यू पुट किया, वैल्यू क्या था मेरे पास, तो rn का वैल्यू मेरे पास है n² h², चलो mvn इनटू n² h² एप्सिलॉन नॉट ze² बाय m nh2। क्लियर। चलो अब यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है क्या, एक तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा, और h से एक h कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वेलोसिटी यहीं पर रहने दूं, नीचे वाली दोनों टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। ze² 2nh एप्सिलॉन। क्लियर है, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। अब पिछली बार की तरह अगर इसको भी मैं सॉल्व करूं, z अलग कर लिया, n अलग कर लिया, अंदर क्या बचा, e² 2h एप्सिलॉन नॉट। इन सभी की वैल्यू हमें पता है, इसको मैंने कुछ देर के लिए v0 मान लिया है, z/n। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। अच्छा v0 को मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो v0 को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, v0 इज इक्वल्स टू e² 2h एप्सिलॉन। v0 इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यू रखने के बाद लगभग ये आपके पास आएगा बच्चों। क्लियर है, तो इसका मतलब फिर यही हो जाता है, यहां से अगर मैं हाइड्रोजन एटम लूं, अगर मैं पहला ऑर्बिट लूं, वैल्यू पुट करूं, तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आएगी विच इज 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। अब मैं किसी भी ऑर्बिट की इसी तरह से वेलोसिटी निकाल सकता हूं। मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम की जगह कोई और ले लिया, या चलो ठीक है मैंने पहले ऑर्बिट की जगह दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिट ले लिया। मान लो मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करता हूं, तो 4 एंड इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो मैं किसी भी जगह की, मतलब किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर हो रही है बात सभी को? इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला बच्चों हमारे पास, हम थर्ड फार्मूले की तरफ अग्रसर हैं, है ना। और ये वेलोसिटी का फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ze² अपॉन 2nh एप्सिलॉन। क्लियर। अच्छा तीसरा फार्मूला बच्चों मैंने टाइम पीरियड के लिए लिखा था, यानी कि आवर्तकाल के लिए लिखा था। तो हम आवर्तकाल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि आवर्तकाल हमारे पास कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं आवर्तकाल कितना आ रहा है। तो टाइम पीरियड, या हिंदी में जिसको आवर्तकाल कहा जा रहा है, तो आवर्तकाल की अगर मैं बात करूं, जनरली देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से एक फॉर्मूला रट के आए हम, जब से हम पैदा हुए उसके बाद से हमें एक फॉर्मूला याद करा दिया गया, क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस उसी को दिमाग में रख लेना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर, इट मींस टाइम पीरियड, डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस व्हाट। यार अभी अगर आप खुद सोचो कि एक न्यूक्लियस है, रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस जो होगी विच इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो अगर डिस्टेंस की मैं बात, सॉरी डिस्टेंस जो होगी विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन यही घूम रहा होगा ना। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर
डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 पाई आर, स्पीड की जगह vn। अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास दिख रही हैं, 2 पाई इंटू वी सॉरी आर एन का वैल्यू कितना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एन इंटू वी एन अपॉन में तो रेसिप्रोकल कर दूंगा 2n h एप्सिलॉन नॉट ऊपर और z ई स्क्वायर नीचे। क्या क्या काट सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमें कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल पाई दिख रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। देन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड और आवर्तकाल इज 2 2 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन z square for e to the power 4 m. Clear? This one is formula for time. अब किसी ने कहा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का सूत्र निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसको मैं पलट दूंगा z स्क्वायर e 4 m अपॉन 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? पॉज करके आप ये दोनों नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूले। अब इन दोनों फॉर्मूले को भी मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ। देखो फॉर्मूले यहाँ पर लिखते जा रहे हैं तो अगले फॉर्मूले बनाना हमारे लिए आसान होते जा रहा है ना। 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर e 4m, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल हो गया z स्क्वायर e 4m अपॉन 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा 2 मिनट का टाइम को पेन चेंज कर दूंगा। ओके नाउ हमने आप लोगों ने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला था विच इज फॉर टाइम पीरियड ना करंट है ना, ये लिखा था मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ है ना, वो ध्यान करो मैंने लिखा क्या था करंट के बारे में लिखा था है ना। तो अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट का बेसिक फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जहां पर चार्ज फ्लो होगा उसे हम करंट कहेंगे। अगर मैं करंट के फॉर्मूले की तरफ जाता हूं है ना, विद्युत धारा, ओके इस फॉर्मूले की तरफ जाता हूं तो I इज मैं क्या लिखूंगा Q/T। ओके Q यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, Q इलेक्ट्रॉन है ना, Q मींस व्हाट चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ है ना। अच्छा 1/T क्या था फ्रीक्वेंसी या T का भी फॉर्मूला मेरे पास है, जो भी तुम्हें लगाना हो, तो I इज T और फ्रीक्वेंसी, तो एक और E इंटू हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बच्चों z स्क्वायर e टू द पावर 5m अपॉन 4n क्यूब h क्यूब और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? दिस वन फॉर करंट है। तो ये करंट के लिए हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड है ना। चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो अब हमें ये सबको पता है ना कि जहां चार्ज मूव करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी। तो जनरली यहाँ चार्ज कैसा मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, नहीं याद तो यहाँ लिख रहा हूं मैं u0/4 I अपॉन R इंटू 2 ऐसे ही याद रखेंगे है ना, क्योंकि ये पूरे सर्कल के लिए है। मान लो कहीं आधा सर्कल हो जा आधा सर्कल बना दिया मैंने, आधा सर्कल हो जाता है तो 2 पाई की जगह हाफ हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा। कहीं पर सिर्फ 1/4 सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ इसको 4 से डिवाइड करते हैं। इट मींस मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं जगह जगह। चलो अभी हमारा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, वहां हम और डिटेल में समझेंगे। चलिए ओके नाउ अब मेरे पास अगर देखा जाए, अच्छा u0/4 सबको पता है कितना होता है 10 की पावर -7, गलत तो नहीं हूं मैं। I करंट क्या निकाला ये लिखा हुआ है सॉरी। तो z स्क्वायर
e टू दी पावर 5 इंटू एम अपॉन 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अच्छा अपॉन में r है मतलब रेडियस, r कैसा हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा z e स्क्वायर बाय m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन इनटू 2। सही हूं मैं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सही चल रही है अभी तक, है ना अभी तक, ठीक है ओके। नाउ एक पाई हमारे पास r में आया है ना, गलत तो नहीं लिखा, और एक पाई यहाँ आया, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि यार कैंसल तो मेरे हिसाब से देखो कुछ हो नहीं रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा हम 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। चलो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ बच्चों। अच्छा एक चीज हो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं बताया, आप वो लिख लो आई। अगर मैं सारे कांस्टेंट को रख दूं और z स्क्वायर अपॉन n क्यूब को अलग कर दूं तो ये आएगा 1.06 मिली एम्पियर। कितना आएगा? मिली एम्पियर। क्लियर है? तो इसको याद रख लेंगे। मतलब अगर हमें z पता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पता है, तो हम करंट बता सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं सारे कांस्टेंट को अलग हटा दूं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, बट एक जरूरत नहीं। तो मेरे पास क्या निकल रहा है? z स्क्वायर और z क्यूब e टू दी पावर 5 e टू दी पावर 7 और सही लिखा है मैंने, e टू दी पावर 7 ही है। अच्छा e टू दी पावर हटाओ तो कांस्टेंट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। n कहाँ है ढूंढो, n क्यूब और n स्क्वायर अपॉन में n टू दी पावर 5। सब कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाए 12.58 सॉल्व होके आएगी, आप कर सकते हो, और आंसर आएगा टेस्ला में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी मिल रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्लियर है। अब आप चाहो तो निकाल सकते हो, उसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि जैसे इसको अगर मैं लिख लूं एप्सिलॉन नॉट का क्यूब और n5 और h5, ठीक है। लिखूं या नहीं लिखूं आप लिख लेना बच्चों, है ना, मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत उसको नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये क्लियर हो गया हमें। करंट कितना मिल रहा है? तो करंट इतना मिल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी मिल रही है, ठीक है। तो करंट के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, I इक्वल्स टू क्या मिला, z स्क्वायर e टू दी पावर 5 m अपॉन 4n क्यूब h क्यूब और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। चलिए ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, आगे अगर काम आएगा तो इसकी हमें यूज कर सकते हैं। 12.58 इंटू टेस्ला। चलिए बच्चों ये यहाँ पे एम्पियर में है ना, लेकिन जैसे ही हम ये वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो जो कैलकुलेशन आएगा वो मिली एम्पियर के टर्म में आएगा, ठीक है। बहुत करके नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। हम लास्ट फॉर्मूले पर आ रहे हैं इस वीडियो के। और जैसा मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। उसके लिए टॉपिक्स खत्म होने के बाद पूरे चैप्टर के मैं EYQs भी सॉल्व करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी बनाऊंगा। क्लियर हो रही है बात सभी को? इस चैप्टर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? ओके। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्या लिखा था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। अच्छा इसको दर्शाया जाता है कैपिटल M से। इससे दर्शाया जाता है कैपिटल M से। तो इसका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो वैसे तो होता है NIA, N नंबर ऑफ टर्न, I इस टर्न में फ्लो हो रहा करंट, A उसका एरिया। क्लियर है? बट चूंकि यहाँ मैं एक ही टर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं यहाँ n की वैल्यू को 1 लिख रहा हूँ और m इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ? IA। अच्छा I मेरे पास है, बिल्कुल है, z स्क्वायर E5 m अपॉन 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर।
एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, N4H4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और Z स्क्वायर E4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर। सही लिखा मैंने सब कुछ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है Z स्क्वायर से Z स्क्वायर खत्म और N क्यूब, पेन चेंज करता हूँ है ना, कलर अलग रहेगा तो आपको समझ में आएगा। देखो एक M से एक M कैंसिल है ना, N क्यूब से पावर कैंसिल, H क्यूब से पावर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया है और कुछ बच रहा है, हाँ पाई से एक पाई कैंसिल। अगर मैं अब लिखूं, अच्छा e⁴ से e⁴ क्या बचा यहाँ से e n h, तो e n h अपॉन 4, सब पता में ना, 4 पाई। क्लियर है? तो अगर जनरली मैं यहाँ पर देखूं तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो E H अपॉन 4 पाई m, इट मींस n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, n एक ही बार आता है। और अगर मैं इस कांस्टेंट को रखूं और कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 इनटू n, ये वैल्यू निकल कर। क्लियर है बच्चों? देखो हम वैसे वीडियोस के बीच में, मतलब इस वीडियो में अभी कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं करवाया है, लेकिन कुछ वीडियोस के बीच में मैं न्यूमेरिकल करवाता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर चैप्टर के बाद में हम उसके PYQ भी करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर है? तो वैसे तो मैं बीच बीच में करवाता जा रहा हूँ, बट इस वीडियो में मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है, यहाँ फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। आप पॉज करके देख सकते हो। रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोमेंटम, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? तो मोमेंटम नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आई एम सॉरी, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने देखे, और भी हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ऑन बोर्ड आपके सामने लिखे हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बट उसके पहले मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो नीडी पर्सन है, नीडी स्टूडेंट है, जिनको जरूरत है, आप उनके पास तक ये चैनल शेयर करें, है ना। यहाँ पर पूरा फिजिक्स का कंटेंट धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। हर वो चीज जो बच्चे को बोर्ड में 11th 12th दोनों क्लासेस, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर वो चीज धीरे धीरे करके मिलेगी, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, नोट्स की लिंक्स हो, सब चीजें, बट धीरे धीरे कर रहा हूं, है ना। नीट JEE के स्टूडेंट्स है, तो वो हाँ नेक्स्ट ईयर से बच्चों यहाँ पर एडवांस की भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल रहें। इस सेशन में, इस ईयर में यही सारी चीजें अवेलेबल हो पाएंगी। मैं मेरी तरफ से लगा हुआ हूँ सारे प्रयास में, धीरे धीरे करके। और नेक्स्ट ईयर में नीट और JEE मेंस में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल करवाऊंगा नेक्स्ट ईयर, है ना। अभी ये रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से एडवांस फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा और देन हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।